Okay, welcome back to the third and last session of the week today. Um, I hope you guys can hear me. Just say yes or no. Yes, sir. All right, very good. तो ब्रेक से पहले मैं आपको टारगेट कॉस्टिंग के मेथड्स, हम प्राइस डिटर्मिनेशन के मेथड जो है डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कॉस्ट प्लस प्राइसिंग देखा, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग देखा, और अब मैं टारगेट कॉस्टिंग की बात कर रहा था कि टारगेट कॉस्टिंग में आप कॉस्ट को टारगेट करते हैं कि हमें कॉस्ट क्या रखनी है ताकि हम एक ऐसी प्राइस से बेच सकें जो कि अट्रैक्टिव हो। हेनरी फोर्ड की एग्जांपल में दे रहा था कि जिस जमाने में 10 से 20,000 डॉलर की गाड़ी बिकती थी 100 साल पहले, जो कि आज से 2.5 से 5 लाख डॉलर की इक्विवेलेंट होगा, हेनरी फोर्ड ने कहा कि मैं 1,000 डॉलर की गाड़ी बेचूंगा। अब सवाल ये होता है कि क्योंकि कॉस्टिंग की बात आ रही है कि 10,000 से 20,000 डॉलर की गाड़ी बिकती क्यों थी। उसकी वजह ये थी कि कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत हाई था। ठीक है, आपको ये वीडियोस, क्योंकि वीडियो इजाद हो चुका था 125 साल पहले फिल्म, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि गाड़ी बनती कैसे थी 100 साल पहले का। आप देख लें यूट्यूब पे। तो होता ये था कि गाड़ी का जो फ्रेम है वो एक जगह पे रखा जाता था, उसमें पहिए जोड़े जाते थे, गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिलती थी, वर्कर्स आते थे और जाते थे और अपने हुनर के सलाहियत के मुताबिक वो उसमें इंजन और दरवाजे और खिड़की वो सारी चीजें जोड़ते थे। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर बड़ा हाई था। तो हेनरी फोर्ड ने सोचा कि मैं कॉस्ट को कैसे कम करूं, तो इसने दूसरी इंडस्ट्रीज में भी देखा। तो ये ओटिस एलिवेटर कंपनी एक है, जो ये जिसे अमेरिका में एलिवेटर कहते हैं या जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। तो वो असेंबली लाइन पे लिफ्टें बनाते थे। असेंबली लाइन में क्या है कि वर्कर एक जगह पे खड़ा हुआ है और प्रोडक्ट जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस मूव करता जा रहा है, जो कि असेंबली लाइन है, कॉन्सेप्ट आप वाकिफ होंगे ही। तो इसने कहा कि मैं गाड़ियां इस तरह से बनाऊंगा, इससे एफिशिएंसी जो है ना बहुत बढ़ जाएगी, कॉस्ट जो है वो कम होगी। दूसरे उसने देखा कि जो स्किल्ड लेबर है, ये वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि जो गाड़ी का पहिया होता था वो पहले लकड़ी के फ्रेम से बनता था, और पहले तो न्यूमैटिक यानी हवा के टायर भी नहीं आते थे, सॉलिड रबर के टायर आते थे। तो वो पहिया बनाने के लिए बड़े हुनर की जरूरत होती थी, और वो कारीगर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन जो हैं वो बड़े अपने हाई प्राइस चार्ज करते थे और थे भी कम। तो हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि उस पहिया बनाने के प्रोसेस को, हैरानी होगी आपको सुन के शायद, कि 100 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, यानी उस स्किल्ड जॉब को डी स्किल कर दिया उसने। ठीक है, और 100 टास्क में डिवाइड कर दिए। इसका मतलब यह है कि कोई छोटे छोटे टास्क में स्पेशलाइजेशन जैसे कहते हैं उसमें डिवाइड कर दिया, तो वो कोई भी जो है वो काम कर सकता है। यानी पूरे काम को 100 टास्क में डिवाइड किया, तो छोटे छोटे काम 5 टास्क एक कम हुनरमंद शख्स भी कर सकता है, जिसकी कॉस्ट भी लोअर होगी। नतीजा ये हुआ कि वो $1,000 पे भी गाड़ी बेच के प्रॉफिट बना सकता था। और अल्टीमेटली आपको विकिपीडिया पे ये सारे फिगर्स मिल जाएंगे, अगर मेरी बात का किसी वजह से यकीन ना आए, तो 380 या $360 की भी गाड़ी बना के वो बेच रहा था। और वो गाड़ियां इतनी कामयाब थी कि उसने एक गाड़ी का मॉडल था, हाँ अटेंडेंस बाकी लोग भी डाल दिएगा, एक गाड़ी का मॉडल था मॉडल टी। मॉडल ए से उसने शुरू किया था, फिर मॉडल टी तक पहुंचा, टी फॉर टारगेट जैसे। तो 1,40,00,000 मॉडल टीज उसने बनाए थे, और उसने चेंज ही नहीं किया, इतना एफिशिएंट। और एक जमाने में हेनरी फोर्ड दुनिया के जो आज जैसे रिचेस्ट पर्सन हैं, जेफ बेजोस, उसकी तरह बन गया था, दुनिया का अमीर तरीन आदमी। तो टारगेट कॉस्टिंग एक और तरीका है अपनी प्राइस सेट करने का, जो हम बात कर रहे हैं कि प्राइस के सेक्शन में। अच्छा, वैल्यू प्राइसिंग होती है। वैल्यू प्राइसिंग जो है उसमें ये होता है कि आप देखें कि शुरू में आप में से कुछ लोग जवाब दे रहे थे कि टारगेट मार्केट को देखते हुए कि ये इस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है इनके दिमाग में, इनके लिए वर्थ कितनी है इस प्रोडक्ट की, उस लिहाज से प्राइस रखी जाए। ठीक है, ये भी एक मेथड होता है। फिर एवरीडे लो प्राइसिंग होता है कि आप कोई डिस्काउंट कभी नहीं चलाएंगे, आप रोजमर्रा आप कोशिश करेंगे
के प्रोडक्ट प्राइस जो है वो कम की जा सके अपनी जगह। अच्छा, यस। तो अगर आपकी दिलचस्पी हो तो ये किताब में भी ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। वैल्यू प्राइसिंग है, प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइसिंग है, एवरीडे लो प्राइसिंग है, एंड सो ऑन। सो फाइनली इस चैप्टर के लिहाज से हम प्लेस पे, और यहाँ इन्होंने प्लेस के बजाय टर्म यूज किए चैनल स्ट्रेटेजी या डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए जो होता है। तो प्लेस से मुराद है कि प्रोडक्ट जो है वो कहीं तो बिकना है, चाहे आप डोर टू डोर डिलीवर करें, होम डिलीवरी जिसे कहते हैं, या वेयर हाउस से आप बेचें, या रिटेल स्टोर्स को तक पहुंचाएं और होलसेलर्स को बेचें, वो होलसेलर्स जो रिटेलर्स को बेचें। तो जो भी तरीका है वो कहीं ना कहीं किसी जरिए से प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट है तो जाहिर है उसकी फिजिकली डिलीवरी होगी। डिजिटल प्रोडक्ट है तो वो तार के जरिए या वायरलेसली हवा के जरिए भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की नौइयत क्या है। ठीक है, और अगर सर्विसेज हैं, लेट से आपको आपकी खुदा ना खास्ता किसी के कोई इंजरी हो गई है और उसकी फिजियोथेरेपी होनी है, तो वो फिजियोथेरेपी ना आप डब्बे में ले सकते, ना फिजियोथेरेपी आप डिजिटली ले सकते। वो फिजियोथेरेपी आप जो है फिजिकली जाना पड़ेगा उस सर्विस प्रोवाइडर फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो इन पर्सन जो है वो सर्विस की डिलीवरी हो। तो चैनल जो है वो आपको चुनने होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो चुन लिया, प्राइस उसकी चुन ली, अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, उसे कस्टमर्स तक कैसे पहुंचे। ठीक है ना। तो इसमें दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट चैनल्स और इनडायरेक्ट चैनल्स। तो डायरेक्ट चैनल जैसे कि लफ्ज़ से ही जाहिर है कि कंपनी डायरेक्टली जो है वो पोटेंशियल कस्टमर को मेल, डाक के जरिए, टेलीफोन के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, इन पर्सन जो है वो किसी न किसी तरह डिलीवरी जो है वो हो रही है। और इनडायरेक्ट चैनल का मतलब है कि बीच में कोई होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर, रिटेलर कोई जो है वो आ गया है बीच में, जो कि तो डायरेक्ट ताल्लुक कंपनी का जो है वो नहीं है अपने कस्टमर बेस के साथ, जो है डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात कर। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ दी हुई हैं। नाइकी के जूते, या जैसे यहाँ भी रिटेलर्स के मिलते हैं, ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। पीछे एक एग्जांपल थी जो दुनिया के सबसे बड़े रिटेलर हैं ज़ापोस के नाम से, और नाइकी ने अपने स्टोर्स भी जो है बनाए हुए हैं, दूसरों के रिटेलर, दूसरे शू रिटेलर्स के जरिए भी बेचता है। अमेजोन के जरिए से आप ले सकते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर के पास चॉइस होती है कि वो डायरेक्टली प्रोवाइड करे या इनडायरेक्टली प्रोवाइड करे। ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग जो अब आ गए हैं, एक दो नए भी लोग आ गए हैं, वो अमेजोन के स्टोर से, जो फिजिकल स्टोर्स हैं, उनसे वाकिफ हैं कि हाँ ये अमेजोन ने दुकानें भी खोलनी है फिजिकल? हेलो। अगर किसी ने बोलने की कोशिश की थी तो आवाज उनकी नहीं आई। अमेजोन जो वेब स्टोर है इंटरनेट पे, उसने जो फिजिकल दुकानें खोली हैं, उसका आपने किसी ने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है? No, sir. अच्छा, तो ये आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा। एक चीज है वो आज से कोई 30 साल पहले इजाद हुई थी, उसका नाम है इंटरनेट। तो इंटरनेट पे गानों और फिल्मों के अलावा बहुत अच्छे काम की हुई चीजें हैं। तो उसमें आप सर्च कीजिएगा अमेजोन स्टोर्स। तो ये रिटेलिंग में, अभी हम प्लेस की बात कर रहे हैं कि जहाँ से प्रोडक्ट बिकेगा, ये किस्म का इनकलाब ला रहे हैं। उन उन स्टोर्स में
उनकी वीडियोस भी हैं। अभी तो इन्हीं पायलट स्टोर्स यानी कि टेस्ट के लिए उन्होंने बनाए हैं। उन स्टोर्स में कोई शॉपकीपर नहीं है और कस्टमर जाके जो है वो प्रोडक्ट जो है वो खरीद के अपने बास्केट में डाल के थैले में भर के और वो निकल जाता है। कोई चेकआउट काउंटर नहीं है। तो ये बड़े उन्होंने जदीद स्टोर्स बनाए कि शेल्फ से उठाते ही या रखें आप शेल्फ से या उठाएं और आप निकल के जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है चार्ज कर लिए जाएंगे कि आपने जो कोई प्रोडक्ट लिया है। तो पॉइंट ये है कि ऑनलाइन रिटेलर्स फिजिकल स्टोर के उसमें आ सकते हैं और फिजिकल स्टोर वाले जो है वो ऑनलाइन जा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये एक एग्जांपल देख लीजिएगा, ये है पेज 170 पे। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। जिनके पास जो पेट ओनर्स हैं, जो डॉग ओनर्स हैं, जो 20 पाउंड से बड़े डॉग्स हैं, वो तो इश्तेहार तो उनके लिए मीडियम साइज के, पर बहरहाल मुख्तलिफ डॉग्स के साइज के लिहाज से ये मिल्क बोन के नाम से ब्रांड है एक कंपनी का। वो बेसिकली प्रोडक्ट है ऐसा कि उससे जब डॉग्स उसे खाएंगे तो उनका ब्रेथ जो है वो भी फ्रेश होगा और दांत जो है कि डॉग के साफ हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रोडक्ट के इन्होंने कैसे इसको टारगेट बनाया, उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स को कैसे पहचाना, रिटेल चेन उन्होंने कौन सी चूज की, डिस्ट्रीब्यूशन के आउटलेट्स आप देखिएगा। लाइन भी है walmart.com और टारगेट भी है जो कि फिजिकल स्टोर्स हैं, ऐप के जरिए से है। इन्होंने जो है ये और ये स्पेशलाइज जो कंपनीज हैं रिटेल की, पेटस्मार्ट के नाम से, उनके जरिए से यूज करते हुए इन्होंने किस तरह से सक्सेसफुली इस प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च किया। और प्रोडक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए कि बाज जो डॉग्स होते हैं उनके डॉग ओनर्स को उनके दांत ब्रश करने पड़ते हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता वहाँ पे। तो वो इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो चबा के या खा के डॉग्स के टीथ भी क्लीन हो जाएंगे और उनकी ब्रेथ जो है वो भी जो है वो फ्रेश रहे। All right, so that is the end of this chapter. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम नए चैप्टर पे, जो प्रमोशन का चैप्टर है, उस पे आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर आपने जो पिछले क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भेजे नहीं, तो वो आप देख सकते हैं। पिछले फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया नहीं। हाँ, वो देखिए कौन बोल रहा है ये। सीरीन हसनी। जी, चीनी एंड अदर्स। बात यह है कि अदम दिलचस्पी का, लैक ऑफ इंटरेस्ट का आप हाल देख रही हैं कि इस वक्त कुल 7 लोग आए हुए हैं क्लास में, ठीक है, अटेंड करने। स्केड्यूल्ड क्लास है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी इत्तला है। आपको मालूम है फ्राइडे को हमारी क्लास होती है। व्हाट्सएप पे ग्रुप भी हमारा बना हुआ है, अगर किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन या क्वेरी था तो अगर अब आपको चाहिए तो मैं लिंक जो है वो, जब ये अपलोड हो जाएंगी वीडियोस, यूनिवर्सिटी को तो मैंने लिंक भेज दिए थे पहले। आप लोगों को भी अगर चाहिए तो आप लोगों से भी शेयर कर लूंगा अगर आपको देखना हो। तो लाइव क्लास में ही नहीं आते लोग, तो मैं तो यही सोच रहा था कि रिकॉर्डेड सेशन कौन देखने की जहमत करे।
तो एनीवे लिंक मैं भेज दूंगा। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा जी। All right, so now chapter 6 we'll begin, which is basically about प्रमोशन। अगेन प्रमोशन की टर्म इस्तेमाल नहीं की गई है। जो नई इस्तिलाह है वो है IMC। ये मैंने आपको क्लास में बताया भी था पहले, और यह टाइटल में भी लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये प्रमोशन का आप समझें नया नाम है। और इसमें क्या मतलब है, यानी आपने मार्केटिंग मिक्स तो पढ़ा हुआ है, ये टर्म हमने क्लास में भी यूज किया, आपने पढ़ी होगी। प्रमोशन मिक्स के टर्म आपने सुनी हुई है? सर प्रमोशन मिक्स में वो एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, ये सब आते हैं? जी जी बिल्कुल। तो जैसे मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन है, इसी तरह प्रमोशन का जो मिक्स में एडवर्टाइजिंग आ जाएगी, डायरेक्ट मार्केटिंग आ जाएगी, पर्सनल सेलिंग आ जाएगी, सेल्स प्रमोशन आ जाएगी, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस आ जाएंगी। लिस्ट अभी अगले पेजेस में दी हुई है कि प्रमोशन जो हमने करना है उसकी हमने जो मिक्स बनाना है वो कैसे बनाएंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए है कि जो मिक्स की टर्म इस्तेमाल कर की जाती है, मार्केटिंग मिक्स है, प्रमोशन मिक्स है, इसका ओरिजिन क्या है इस टर्म का? ये लफ्ज मिक्स क्यों इस्तेमाल किया गया है? एनीबॉडी? नो सर। अच्छा, खास तौर पे वो स्टूडेंट जो कुकिंग करते हैं, कभी आपने टर्म सुनी होगी ना कि इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है, या किए होंगे आपने? यस और नो? केक बनाया है कभी? नो सर। नहीं, केक भी नो नहीं बनाया। सर। कोई 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 डिश बनाई है किसी ने कभी? कोई खाना पकाया है यस कभी? केक नहीं बनाया, डिश बनाई, केक नहीं बनाया। हाँ, तो जिस शख्स ने मार्केटिंग के ये टर्म निकाली थी मार्केटिंग मिक्स, उसने अपने आर्टिकल में, जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, जो एक चीज है इंटरनेट, उसने ये मिसाल केक की ही दी थी। उसने कहा था जैसे केक बनाने में हम मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, इसी तरह मार्केटिंग का केक बनाने में हम कुछ मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। उसने जो है, आई थिंक नील्स बोर्डन था या कौन था, ये नाम उसका ऑथर का मैं भूल रहा हूँ, आप नेट पे मिल जाएगा कि मार्केटिंग मिक्स की टर्म किसने बनाई थी। तो उसने ये 4 Ps नहीं बताए थे, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये बाद के ऑथर्स ने प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन की टर्म निकाली थी। उसने एक लंबी सी लिस्ट बनाई थी कि भाई हम जो है वो कॉस्टिंग देखते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, 15-20 आइटम्स की लिस्ट थी। तो बाद के ऑथर्स ने उन्हें समराइज करके ये प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन के फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कर दिया था, 4 P जिसे हम कहते हैं। ये मिक्स के लफ्ज वहां से आया है कि हम कोई भी चीज बनाने के लिए मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। और आप देखें कि अगर आप इंग्रेडिएंट्स को रैंडमली मिक्स करते हैं, खाना भी जिन्होंने पकाया हुआ है,
आप लेट से प्याज को पहले ब्राउन न कर रहे हो, प्याज को आखिर में डाल दें, ये सारी चीज़ें साबुत डाल दें, तो वो अच्छी डिश नहीं बनेगी, वो डिज़ास्टर बन जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट जहन में रखिएगा कि मार्केटिंग का मिक्स भी, चाहे भाई आपके यहाँ मुझे सब पता है, प्रोडक्ट भी पता है, प्राइस भी पता है, प्लेस भी पता है, प्रमोशन ही पता है, तो इससे बात नहीं बनती। किस तनासुब से और किस तरीके से वो आप इन इंग्रेडिएंट्स को मार्केटिंग के मिक्स कर रहे हैं, उससे आपका मार्केटिंग का जो केक बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो एक्सेप्ट किया जाएगा, जो सराहाया जाएगा, जो मकबूल होगा, जिसकी ब्रांड इक्विटी बनेगी, वो फिर उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और अगेन कोई चीज़ आपने अगर डब्बे पे से रेसिपी जो खाना की तरकीब होती है बना के बनाई हो, तो 2 लोगों को सेम पैकेट दे दें, सेम इंग्रेडिएंट दे दें, सेम रेसिपी दे दें लिखी हुई, तो चांसेस हैं कि जो है एक डिश एक की अच्छी बन जाएगी, दूसरे की अच्छी नहीं बनेगी। तो ये मार्केटिंग में भी होता है कि सब चीज़ें आपके पास हैं, मगर आपको जो है वो कोई एलिमेंट एक्स है जो जो बेसिकली मैनेजमेंट की सलाहियत होती है या मार्केटिंग की एक समझ है, वो आपको नहीं है। मतलब हम कंट्री लेवल की बात करें, पाकिस्तान को अगर हम ब्रांड के तौर पे देखें, तो पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा ब्रांड है या बुरा ब्रांड है? हेलो? सर अच्छा भी है बुरा भी है। नहीं, पाकिस्तान की ब्रांड इक्विटी क्या है आपके ख्याल से? मैं बड़े स्पेसिफिकली पूछता हूँ, पाकिस्तान का पासपोर्ट आप लेके जाएं तो आपको हर मुल्क वेलकम करेगा या अलग लाइन में लगा देगा एयरपोर्ट के, आप इधर आ जाएं, जरा आपकी चेकिंग अच्छी तरह होगी। सर अगर एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ अगर कोई सुनता है कि पाकिस्तान के हैं तो अलग से चेकिंग होती है वहाँ पे। चलें अलग से चेकिंग को छोड़ दें, क्या पाकिस्तान का कोई शख्स इंग्लैंड, थाईलैंड, अमेरिका, सऊदी अरब जाए तो बगैर वीजा के जा सकता है? नहीं सर। सर अच्छा, अगर आपके पास अमेरिकी पासपोर्ट हो, आप कितने ममालिक में बगैर वीजा के जा सकते हैं? तो पता नहीं। बहुत ज्यादा ममालिक में, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपके पास ब्रिटेन का पासपोर्ट हो, आप अमेरिका में बगैर वीजे के जाके 6 महीने रह सकते हैं। तो वो वीजा, उनके जो पासपोर्ट है उसकी जो ब्रांड की वर्थ है वो ज्यादा है। हमारे ब्रांड की वर्थ इंटरनेशनली बड़ी पुअर है, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल इमेज बड़ा पुअर है। हम हमें कंट्रीज जो है बेगर नेशन के तौर पे देखती हैं कि हर वक्त ये हाथ फैलाए रहते हैं, कशकोल इनके हाथ में है कि हमें इमदाद दे दो, ठीक है ना। अच्छा, दहशतगर्दी के लिए हम मशहूर हैं, ड्रग एक्सपोर्ट के लिए हम मशहूर हैं, न्यूक्लियर स्टेट के लिए हम मशहूर हैं कि पता नहीं है कब धमाका कर दें, इनके इनसे हथियार ही छीन लेने चाहिए, न्यूक्लियर एसेट जो है। तो ब्रांड इक्विटी हमारी बुरी है। पॉइंट मेरा ये है कि हमारे हमारे लोग बुरे नहीं हैं, लोग हमारे बहुत काबिल हैं, अच्छे हैं, या ईमानदार लोग भी हैं, बड़े टेक्नोलॉजिकली भी वो हैं, एडवांस हैं। मतलब सारे इस्लामी ममालिक में हम वाहिद हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। बट कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि इन सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स को होते हुए भी हमारा इमेज जो है, जो कि इस चैप्टर का टॉपिक है, वो इमेज हमारा खराब है। समझ में? पाकिस्तानी दहशतगर्द मशहूर है, ठीक है, पाकिस्तानी का इमेज आप देख लें क्या है, वो बहुत ही बुरा है। मगर लोग बुरे नहीं है सारे, इमेज बुरा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है इमेज की, परसेप्शन की और प्रमोशन की आ जाती है। एनीवे, प्रमोशन के मिक्स से हमने आगाज किया था। प्रमोशन के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये लिस्ट आप देखें। नहीं, ये तो सारे जो है वो हो जाएंगे। हाँ, उन्होंने वो हेडिंग नहीं दी हुई जो आपको बता रहा था। तो एडवर्टाइजिंग है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग है, आउटडोर प्लेस एडवर्टाइजिंग है, पॉइंट ऑफ पिक्चर, सारे एडवर्टाइजिंग हो गए। फिर सेल्स प्रमोशन है जिसकी 2 किस्में होती हैं, ट्रेड और कंज्यूमर, ठीक है। फिर डिजिटल मार्केटिंग है, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस है जैसे एक्सपो सेंटर में होता था, मोबाइल मार्केटिंग है,
ये पर्सनल सेलिंग है, इसको यहाँ इन्होंने elaborate नहीं किया, वर्ड ऑफ माउथ है, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस है। इन सब को भी आपने सही तनासुब में मिलाना है, सही तरीके से इनका मिक्स बनाना है, ताकि इंटीग्रेटेड से क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्यों नई इस्तिलाह निकाली गई है? कैन एनीबडी टेल मी कि इंटीग्रेटेड क्या मतलब है? भाई ऑनलाइन आप हैं, डिक्शनरी आप देख लें। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन तो आप समझ गए, ये सारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के फॉर्म्स हैं। इंटीग्रेटेड का लफ्ज ऐड करने से क्या मतलब निकल रहा है? हाँ हाँ, once again let me ask, can you hear me? सवाल सुनाई दिया आपको? हाँ, yes or no? Yes, sir. हाँ, तो इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? सर कामिल करना यही पता है। क्या करना? सर मिक्स करना, जोड़ना, मिलाना, दो चीजों को कंबाइन करना। सर मुकम्मल। कंबाइन करना, मुकम्मल करना, मगर कैसे तरीके से? इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि कंबाइन तो करना होता है, मगर ऐसे तरीके से कंबाइन करना कि वो चीज यूनिफाइड हो जाए, एक हो जाए। अब प्रमोशन का जो मकसद है वो क्या है, बताइए आप, ब्रांडिंग के हवाले से। कि आपके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, प्रमोशन कहलाता है, तभी आप प्रमोशन करते हैं। प्रोडक्ट का मैसेज पहुंचे? ये सब सर प्रोडक्ट की मैसेज। कस्टमर तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा। क्या चीज? प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, जो आप इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो ऐड दे रहे हो टीवी में। हाँ, तो अब ये मुझे बताएं कि अगर आपके प्रमोशनल मैसेज के जो डिफरेंट तरीके हैं, जो ये अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हो, अगर ये इंटीग्रेटेड नहीं होंगे ना, तो क्या ये चांस हो सकता है कि इश्तिहार तो बहुत अच्छा बन गया, ठीक है, मिसाल के तौर पे अलाइड बैंक की एक कैंपेन चल रही थी कुछ साल पहले कि हम आपके दिल में अकाउंट खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो बड़ी अच्छी सी ये कैंपेन थी कि साहब बिल्कुल ऐसा है जैसे, अब ये बड़ी इमोशनल सी कैंपेन है, इमोशनल पोजीशनिंग है कि जैसे आप किसी के दिल में जगह करना चाहते हैं तो उसका बड़ा आप ख्याल करेंगे, इसी तरह हम जो है आपके दिल में अकाउंट खोलना चाहते हैं। इश्तिहार तो हो गया बहुत अच्छा, ये प्रमोशन की एक किस्म हो गई। अच्छा, दूसरे किस्म क्या है कि जब आप गए अलाइड बैंक की ब्रांच में और वहाँ जो आपका स्टाफ से वास्ता पड़ा, तो ये जो है वो पर्सनल सेलिंग आ गई। लेट से आप अकाउंट खोलने गए वहाँ पे, और वहाँ आपका वास्ता जो पड़ा वो बहुत बुरा पड़ा है कि ये तो दिल विल में अकाउंट नहीं खोलना चाहते, ये तो दिल में छुरा घोंपना चाहते हैं। तो ऐसे कैंपेन को हम इंटीग्रेटेड कहेंगे या नहीं कहेंगे? नो सर। क्यों नहीं कहेंगे? सर क्योंकि ये कंबाइन सही से नहीं हो रहे। एग्जैक्टली
बिल्कुल सही आपने कहा। इम्पैक्ट एक का इश्तिहार का तो बड़ा अच्छा आ रहा है और जो रियलिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है। या लेट्स से आपने कोई एक्सपो सेंटर में, जो कराची का एक्सपो सेंटर है हसन स्क्वायर पे, वहाँ आपने कोई मेले में, कोई एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लगाया और वहाँ जो कस्टमर जा रहे हैं तो वहाँ जो आपके स्टॉल का इमेज है वो आपके एडवर्टाइजिंग से मैच नहीं करता, ठीक है ना। तो आइडिया इंटीग्रेटेड का ये जो लफ्ज यहाँ इस्तेमाल किया है ना उन्होंने, इंटीग्रेटेड का ये है कि आपका एक यूनिफाइड मैसेज, यूनिफाइड आइडिया जाना चाहिए कस्टमर को किसी भी फॉर्म ऑफ प्रमोशन से, चाहे वो प्रिंट का इश्तिहार हो, टेलीविजन का इश्तिहार हो, पर्सनल सेलिंग हो, आउटडोर हो, एसएमएस भेजने हो, यूनिफाइड इम्पैक्ट हो, ठीक है ना। इसलिए ये लफ्ज ऐड किया गया कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जितने जराए हैं उनका इम्पैक्ट एक ही रहा, ठीक है, कहीं से डिफरेंट। एक एक इनफैक्ट सीईओ थे, ये स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस है, तो अभी लेटेस्ट हाल तो मुझे नहीं पता। तो बहरहाल वो जब सीईओ थे, जैन जैन कार्लसन उसका नाम था उस बंदे का, तो उसने एक किताब लिखी। उस किताब का टाइटल ये है, मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ। उसने कहा कि कंपनी का इश्तिहार हमने अच्छा बना लिया, मगर हमारे जो टिकट जिसने बुक किया वो स्टाफ का अंदाज बात करने का कस्टमर से ठीक नहीं था, या कस्टमर जब हमारे काउंटर पे आए एयरपोर्ट पे तो जो सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है वो उसका अंदाज ठीक नहीं था। जब कस्टमर जहाज में हमारे बैठ गया तो पायलट के अनाउंस करने का और जो कैबिन क्रू होता है, स्टूवर्ड्स और एयर होस्टेसेस, उनका कस्टमर से, पैसेंजर से डील करने का अंदाज ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं लम्हात, सच के लम्हात हजारों लाखों होते हैं, खाली इश्तिहार या खाली प्रोडक्ट नहीं होता। हमें सब में से एक ही इंटीग्रेटेड यूनिफाइड मैसेज जो है वो देना है ताकि हमारा इमेज बने। और जब तक वो सीईओ था तो एसएएस जो है स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस यूरोप की नंबर 1 बिजनेस एयरलाइन जो है बन गई थी, ठीक है जी। ऑलराइट, सो ये मुख्तलिफ प्रमोशन के तरीक़ाकार से तो आप वाकिफ़ हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांड के हवाले से जो प्रमोशन का या कम्युनिकेशन का रोल है वो इस डायग्राम में डिस्प्ले हुआ है। ये फिगर 6-2 है, पेज 168 पे, 186 तक करके। कम्युनिकेशन का जो किरदार है, कम्युनिकेशन का जो रोल है, वो है एक ब्रिज के तौर पे, कि जो करंट ज़हन में लोगों के नॉलेज है, कस्टमर्स के, आपके टारगेट मार्केट के, वो कम्युनिकेशन डिजायर्ड ब्रांड नॉलेज के लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। ये ब्रांड एक्विटी की बात हो रही है, जो शुरू के हमने चैप्टर्स पढ़े वो कोई कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो गया मिड टर्म से पहले का। और बाय द वे अभी फाइनल के लिहाज से ये भी देखना है, मैं देखना है कि डिपार्टमेंट क्या ऐलान करता है। अगर डिपार्टमेंट ने इजाज़त दी तो मैं तो हमेशा क्यूमुलेटिव पेपर बनाता हूँ कि मिड टर्म से पेपर से पहले भी चैप्टर्स वो शामिल होते हैं। तो करंट ब्रांड नॉलेज जो भी है उसे आप असेस करेंगे, ये आगे के एक आध चैप्टर में हम देखेंगे। आप पता लगाएंगे कस्टमर से पूछ के कि हाँ भाई आपके जहन में, आपके दिल और दिमाग में क्या ख्यालात और जज्बात हैं, और फिर हो सकता है वो अच्छे हों, बुरे हों, एवरेज हों, और फिर एक आइडियल है जो आप चाहते हैं कि कस्टमर हमारे बारे में क्या ख्यालात और जज्बात रखे। तो जाहिर है उसमें प्रोडक्ट प्राइस प्लेस का तो रोल है, मगर कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है कि कम्युनिकेशन एक ब्रिज के तौर पे काम करता है कस्टमर को करंट से डिजायर्ड ब्रांड नॉलेज पे ले जाने की, ठीक है। तो इसमें तरीक़ाकार क्या होता है कि आप कस्टमर का जो है, एक उसके कस्टमर जो हमने शुरू के चैप्टर्स में देखे थे, कस्टमर के दिमाग में जो एसोसिएशंस हैं, वो चाहे स्ट्रॉन्ग, यूनिक, फेवरेबल हो या ना हो, जो भी एसोसिएशंस हैं उन्हें आप पहले एक मैप आउट करेंगे कि क्या-क्या ख़्यालात आते हैं हमारे ब्रांड के बारे में, क्या-क्या एसोसिएशंस हैं। फिर आप एक दूसरा असेसमेंट करेंगे
कि आइडियली हमारे ब्रांड के बारे में लोगों के क्या ख्यालात होने चाहिए, और फिर आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन के ज़रिए से हम ये अगर गैप है तो इस गैप को जो है कैसे पुर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मगर कस्टमर समझते हैं कि घटिया है प्रोडक्ट, ये एवरेज है प्रोडक्ट, मगर एक्चुअली कस्टमर्स को जब ब्लाइंड टेस्ट कराया गया या उनको फीचर्स बताए गए तो बहुत खुश होते हैं, मगर आम परसेप्शन ख़राब है। तो ऐसे केस में मैं अगेन आपके मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे हैं। आओ बार माइक अपना प्लीज़ बंद कर लीजिए। तो लेट्स से मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, काबिल हैं, उनको बड़ी मेहनत से जो है वो पढ़ाया जाता है, मगर जो जब वो ग्रेजुएट करते हैं वो स्टूडेंट्स, तो मार्केट में उनकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है इतना। तो जो खरीदार हैं उन उस प्रोडक्ट के, उन ग्रेजुएट्स के, उनके ज़हन में इमेज इतना अच्छा नहीं है जितने कि वो ग्रेजुएट्स जितने अच्छे हैं। तो इसमें आपको प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन प्लेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, प्रमोशन को चेंज करने की ज़रूरत है कि आपने टारगेट मार्केट को बताना है, कन्विंस करना है किसी तरह, ताकि इमेज को जो है बढ़ाया जा सके, प्रोडक्ट आपका अच्छा है। ये रियल लाइफ में भी बाज़ दफ़ा होता है कि प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद उसका इमेज अच्छा नहीं होता। तो ऐसा अगर केस है तो वहाँ पे प्रमोशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, चंद मिनट रह गए हैं तो बस ये हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल कर लेते हैं। ये जो आपने एक और सिंपल वर्जन है जो आइडा या एडा मॉडल कहलाता है, वो आप वाकिफ हैं इससे? यस सर। क्या होता है वो? अटेंशन, यस, इंटरेस्ट, वेरी गुड, डिजायर यस, और एक्शन। वेरी Action. गुड, एक्सीलेंट। ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों का, मैं बार-बार कहता हूँ कि आपको जिन्होंने भी पढ़ाया है, मुदस्सिर साहब ने पढ़ाया है, बहुत आपकी ग्राउंडिंग इन कॉन्सेप्ट की कम से कम जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनसे लगता है कि सॉलिड की हुई है। तो आइडा मॉडल जो है, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ये एक बेसिक मॉडल है। इसी का एक्सपेंडेड वर्जन है जो यहाँ नजर आ रहा है किताब में। ठीक है, इसमें आप देखें अटेंशन आ गया, ठीक है, इसमें लेट्स सी, इंटरेस्ट के लफ्ज नहीं है मगर यील्डिंग है, उसके मायने हम देख लेंगे। अच्छा, इंटेंशन लफ्ज आ गया, जो अगर आप यहाँ देखें डिजायर आ गई उसकी, ठीक है, Desire. और एक्शन जो है वो के बजाय यहाँ लफ्ज है बिहेवियर। तो 4 के बजाय ये 6 स्टेप्स बताए हुए हैं। पहले एक्सपोज होगा कम्युनिकेशन से एक शख्स, फिर उस पर तवज्जो देगा, फिर उसको समझ आएगी कोई बात, फिर वो यील्ड करेगा या नहीं रिसीव करेगा, फिर उसके जो है नीयत बनेगी, इरादा बनेगा, और फिर आखिर में उसका बिहेवियर जो है वो कॉल करेगा, वेबसाइट विजिट करेगा, बाय करेगा, या जो भी उसने करना होगा। तो ये एडा मॉडल के थोड़े से डिटेल वर्जन है। So that's the end of time. Thankfully for all of us, and thank you very much for those who attended. अगर किसी ने नाम नहीं डाला तो वो जल्दी से अपना नाम जो है चैट विंडो में डाल दे, ताकि वो सेव हो जाए। चैट विंडो भी सेव हो जाती है, एक अटेंडेंस का रिकॉर्ड रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. थैंक यू।